दो दो जो चेहरे होते हैं, जो जिसको बोलते हैं कुछ, एक बड़ा गंदा सा शब्द है जिसको दोगला शायद ऐसा करके बोलते हैं, कि कहते कुछ और कर कुछ और रहे हो, उसका कैसे जवाब दोगे? कैसे लोगों को बताओगे कि जी आपने संघ के साथ घात किया, विश्वासघात किया, आप अपनी राग द्वेष से, अपनी प्रसिद्धि से बड़ा संघ को नहीं समझते थे, संघ को आप छोटा करके समझे, आप खुद ज्यादा बड़े होने वाले थे। अगर कोई समस्या थी तो आप डिस्कस करते, आप यहाँ बताते कि भाई मैं तो अलग बनाऊंगा, मैं तो अलग जाऊंगा, तो कम से कम आपकी इज्जत तो रहती। लोग 4 सवाल पूछते हैं, जवाब देके जाते। पर क्या जवाब दोगे, क्या बताओगे, क्या कहोगे? आज तक कोई आया नहीं बताने के लिए, सिंगल आदमी नहीं आया बताने के लिए। ये तो एक बात रही, वो तो हिस्ट्री लिखी हुई है उनकी। और दूसरी कमाल की बात यह रही कि संघ के लोगों ने उनको नकार दिया, क्योंकि अगर कोई समस्या थी आपको तो आपको हाउस में आना चाहिए था। कोई समस्या थी आपको तो हाउस में डिस्कस करते। अगर वो बात सही होती तो हाउस उसको पास करता। आपने लोगों की बेइज्जती की। पर संघ में हमेशा से एक ही प्रकार, एक ही विचार, एक ही फरमान के तहत में काम करने वाले लोग रहते हैं। अगर दो विचार के लोग हैं, आपस में प्रतिद्वंदी विचार के लोग हैं, एक दूसरे के विचार को काटते हैं, पीटते हैं, अपने विचार को आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं, तो ऐसे लोगों के समूह को भी बोला जाता है कुछ ना कुछ, पर संघ नहीं बोला जाता। वो संगठन हो सकते हैं, वो राजनीतिक पार्टी हो सकती हैं, वो कोई रजिस्टर्ड समितियां हो सकती हैं, वो कोई व्यापारिक संगठन हो सकते हैं, पर संघ नहीं हो सकते। संघों की विशेषता है, और एक ही प्रकार के लोगों का अलग अलग एक ही तरह से चलना संभव नहीं हो सकता। मतलब उनके संघ के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते। अगर संघ के कहीं टुकड़े होते हैं तो फिर संघ नहीं है। सवाल जवाब अगर करेंगे और सवाल जवाब के तर्क वितर्क करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि संघ के अलग अलग हिस्से या संघ के अलग अलग तरह के लोग क्यों हैं और क्या कारण है। संघों की यह खास बात होती है कि संघ के कभी भी टुकड़े या हिस्से नहीं होते। अगर कोई टुकड़ा हिस्सा होगा तो उसकी इच्छाएं जागृत होकर कहीं ना कहीं वो संगठन ही बनाएगा। जी, क्या जैसे बता बताइए बहुत तर पुराने समय में संघ के जब धम्मिक संघ के बारे में, क्योंकि समन संघ के टुकड़े का तो कोई इतिहास है नहीं, पर समन संघ के जो धम्मिक संघ थे, समणों के धम्मिक संघ, जब उनके कहीं टुकड़ों की बात आई तो वो सारे के सारे जितने भी टुकड़े थे वो समाप्त हुए और खत्म हो गए। कोई भी अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाया। समण संघ का जो कार्य होता है दो प्रकार से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जो संघ होते हैं वो कार्य प्रणाली जो अपनाते हैं वो दो प्रकार की अपनाते हैं। सकारात्मक यानी सही सही काम करने के तरीके, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है और सही है। और दूसरे प्रकार के या जो नकारात्मक काम है वो जो सही नहीं है, गलत है या विरोध में है। इस तरह से वो काम को चलाते हैं। भारत में जो संघ बने या जो संघ चल रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली विरोध पे आधारित है, और जो हमारे संगठन चल रहे हैं उनकी भी कार्य प्रणाली विरोध पर आधारित है। विरोध पे आधारित कार्य या कार्य प्रणाली थोड़े समय तो चलती है, पर अनंत वो खुद को ही खत्म कर देती है, यानी उस समूह को ही खत्म कर देती है। ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति ने सकारात्मक काम किया, विरोध के अंदर रहकर भिक्खु संघ को नहीं बनाया। और समणों के संघ में तो कोई विरोध था ही नहीं। विरोध की कार्य प्रणाली कैसी होती है और जो सकारात्मक सही काम करने की प्रणाली कैसी होती है, ये हम दोनों उदाहरण अच्छी तरह से जानते हैं। समण संघ जितने भी पुराने लोग थे वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे।
ना ही उसका जिक्र करते थे, ना ही उसकी तरफ देखते थे, और उस समय कोई शत्रु था भी नहीं। पर बाद में भी जो लोग आए काम करने के लिए समण संघ का या समणों का, उनकी कार्य प्रणाली में भी उन्होंने किसी विरोध का सहारा नहीं लिया। मतलब किसी व्यक्ति को विरोध बना के, किसी समाज को विरोधी बना के, किसी स्थान को विरोध बना के, किसी राज्य को विरोधी बना के, किसी भाषा को विरोधी बना के, किसी के खान पान को विरोधी बना के, किसी के रहन सहन को विरोधी बना के, किसी के कपड़े को पहनने को विरोधी बना के, पशुओं में आपस में विरोध बना के, झंडे के रंगों में विरोध बना के, ऐसा कोई भी विरोध के तहत में काम करने का या विरोध कर कर अपने आप को बढ़ाने का उदाहरण समणों का नहीं है, एक भी। और जो समणों के धार्मिक कार्यक्रम करने वाले, जो धार्मिक संघ वाले जो लोग थे, उन्होंने भी किसी मत या मतांतर को कभी किसी का विरोध नहीं किया। जैसा था जैसा है वैसा जानकारी जरूर देते थे, पर नफरत करना या उसका विरोध करना या उसको छोड़ना या उसको ये कहना कि इसको छोड़ दो या ये ठीक नहीं है, वैसा कभी कोई उदाहरण मिलता नहीं। संतों ने भी जितने काम किए, किसी के विरोध में नहीं किए। वो सारे के सारे सच्चाई बताने के, जो जैसा है वैसे बताने का काम किया, पर विरोध की कोई धारा नहीं बही, जानकारी पूरी दी। जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने विरोध के आधारित काम किया, उन्होंने कुछ लोगों को विरोधी बनाकर प्रस्तुत किया। ये कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं, कुछ स्थानों को विरोधी बनाया, कुछ जानवरों को आपस में लड़ा दिया, कुछ कपड़े के रंग को आपस में विरोधी कर दिया, रंग भी विरोध में आ गए। कहीं भाषा का विरोध पैदा कर दिया, कहीं खान पान का विरोध पैदा कर दिया, कहीं पढ़ाई लिखाई का अक्षर का विरोध पैदा कर दिया। मतलब जैसे भी विरोध है, क्योंकि जो कम संख्या में लोग होते हैं, अगर वो विरोध के तहत में काम नहीं करेंगे, किसी चीज को विरोधी नहीं मानेंगे, किसी चीज को शत्रु नहीं मानेंगे, और शत्रु नहीं भी है तो शत्रु पैदा करना पड़ेगा। अगर वो शत्रु पैदा नहीं करेंगे तो वो चल नहीं सकते। इसलिए अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, उनको कोई ना कोई शत्रु रखना पड़ता है, और नहीं हो तो वो क्रिएट कर लेते हैं, उसका प्रचार करके प्रसार करके वो शत्रु जैसा माहौल बनाते हैं, ताकि उन थोड़े से लोगों को शत्रु बना के बाकी लोगों को विरोध की ऊर्जा में इकट्ठा कर सके, विरोध के स्वरूप में इकट्ठा कर सकें। ये काम डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया। उन्होंने विरोध के तहत में कभी नहीं कहा कि वमनों के खिलाफ युद्ध करना है, या वमनों को ऐसा करना है, या वमनों को वैसा करना है। उन्होंने वमनों के खिलाफ में काम करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने इकट्ठा होने के लिए, शिक्षित होने के लिए, आंदोलन करने के लिए कहा। वमनों का जिक्र नहीं है। जो आडंबर चीजें थीं, जो नुकसान करती थीं, उनका निषेध है। पर व्यक्ति से नफरत करना है, या व्यक्ति के विरोध में जाना है, या जड़ सहित विरोध करना है, उन्होंने जो जैसा था वैसा बताया। इसलिए उनकी कामयाबी की गारंटी रही, और आज इतना बड़ा है जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि विरोध में नहीं। पर जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, उन सामाजिक संगठनों ने सकारात्मक काम नहीं किया, उन्होंने विरोधात्मक काम किया। उन्होंने वमन को शत्रु बनाकर, दुश्मन बना के प्रेजेंट किया, और दुश्मन बना के प्रेजेंट करने से बाकी लोगों को इकट्ठा करने का या बाकी लोगों को समझाने का प्रयास किया, अल्पसंख्यक की तरह। क्योंकि ये काम अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक किसी ना किसी शत्रु को पैदा करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, और उसके विरोध में फिर ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, और लगातार विरोध बनाते रहते हैं। जब तक विरोध बना रहेगा तब तक वो कामयाब रहेंगे। विरोध खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाएंगे। अल्पसंख्यकों के साथ में ये दिक्कत है, थोड़े लोगों के साथ में। पर जो बहुमत में लोग होते हैं, जो बहुसंख्यक होते हैं, जो बहुजन में होते हैं, जो ज्यादा संख्या में लोग लोग होते हैं, उनको विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए विरोध का टाइम नहीं है। वो मात्र इकट्ठे होने से सब काम करा सकते हैं, मात्र इकट्ठे होने से सारी चीजें वो ले सकते हैं। उनको विरोध में काम करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए समणों का विरोध में काम करने का कोई इतिहास नहीं है। शत्रुओं को, जो समण है, उनको पता है कि वमन अच्छा काम नहीं करते हैं, पर उन्होंने कभी उनको शत्रु घोषित नहीं किया, ना ही उनको कुछ उल्टा सीधा कहकर अपनी शक्ति को संचालित किया या इकट्ठा किया। ऐसा कभी नहीं किया। समणों ने हमेशा पॉजिटिव काम किया, उसका फायदा है। विरोध में किया हुआ काम जब विरोध खत्म हो जाता है, या विरोध की सीमा पार हो जाती है, या समय सीमा निकट आ जाती है, तो
वही विरोध में किया हुआ काम उन समूह को, उन संगठनों को, उन व्यक्तियों को खत्म कर देता है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो वहां के लोग थे, उनको दो देशों ने इस्तेमाल किया, उनको आपस में लड़ाया, उनको हथियार दिए, उनको पैसा दिया, उनको संसाधन दिए, अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। और जब वो थक गए तो वही जो लोग विरोध के लिए पैदा किए थे वो उन देशों के दुश्मन हो गए, और उन देशों को उन्होंने पूरी तरह से फाइट किया, विरोध किया। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को हम पैसा देके या किसी तरीके से किसी के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं, तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति पैसा देने वाले के या जो उसके विरोध में खड़ा करता है उसी के सर पे आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि विरोध में जब हम काम करवाते हैं तो हम उतने ही भागीदार होते हैं विरोध के, निगेटिव काम के, जितना हम करवाते हैं। यानी हम अच्छे आदमियों में नहीं गिने जाते, क्योंकि हम विरोध करवा रहे हैं, हम विरोध में ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं। तो विरोध की जो ऊर्जा होती है वो क्षणिक होती है, बहुत लंबी नहीं चलती, और अनंत वो उसको खा जाती है। समन संघ के कामयाब होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसके अंदर विरोध की ऊर्जा नहीं है। और जितने भी हमारे बामसेफ जैसे संगठन थे, उनके कामयाब नहीं होने का जो कारण है वो है कि उन्होंने विरोध की ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश की, विरोध में वमन को विरोधी बनाकर, और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हो पाए। और अनंत वो विरोध विरोध सिखाते सिखाते आपस में एक दूसरे का ही विरोध करने लगे, जिससे उनका किया हुआ सारा काम लगभग बेकार हो गया, जिसका कोई परिणाम नहीं आ पाया। लोग जागरूक तो हुए पर परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। जितनी मेहनत बामसेफ ने की, अगर वो विरोध में ना होके बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, बुद्ध की तरह सकारात्मक होती और जुड़ने जोड़ने के हिसाब से होती, तो वो संघ का रूप ले लेती, और जब वो संघ का रूप ले लेती तो अपने मुकाम तक पहुंच जाती, उसमें विरोध की जगह नहीं होती। किसी ने आपके संसाधन लिए, किसी ने आपको नुकसान किया, किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने आपको मारा, किसी ने बलात्कार किया, वो सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर रिपीट होती हैं। वो सारे के सारे कंपेंसेशन उनके मिलते हैं, सारे मुआवजे मिलते हैं। दुनिया में मुआवजों का नियम है। सारी चीजें पलट सकती हैं, मगर तब पलटेंगी जब आप विरोध के लिए विरोध ना करके सकारात्मक रूप से काम करोगे और इकट्ठा होगे। समन संघ के कामयाब होने की गारंटी इस बात में है कि समन संघ के अंदर सारा जो काम होता है वो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचती है। जो पॉजिटिव काम होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचता है। यहाँ विरोध की या किसी के द्वारा विरोध करने की कोई जगह नहीं है। इसका उदाहरण हम बहुत बार देते हैं और बहुत बार बताते हैं कि हम किसी व्यक्ति के, किसी संस्था के, किसी गवर्नमेंट के, या जिन लोगों ने भी हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किए या हमारी सारी संपत्ति के मालिक बन गए, हम उनके खिलाफ नहीं, ना ही समन संघ किसी को खिलाफ होने की इजाजत देता है। समन संघ कहता है कि आपके पास में संख्या बल है, और जिसके पास संख्या बल होती है उसके पास सारे अधिकार होते हैं। अगर इतनी क्षमता आप में है कि इस संख्या बल को आप इकट्ठा कर सकते हो, तो अधिकार आपके। और अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप इस संख्या बल को इकट्ठा करके अपना, अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने समुदाय का, अपने समूह का हित कर सकते हो, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। आपको अपनी कमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप में वो कमी है कि आप इकट्ठा करने में या इकट्ठा होने में अभी समझदार नहीं है, अभी आपको ये काम आता नहीं है। तो उस काम को सीखना चाहिए। अगर उस काम को नहीं सीखेंगे तो फिर तो परिणाम आएंगे नहीं। इधर उधर हम हाथ पैर मारते रहें दूसरों के पीछे, या कोई नई नई चीज करते रहें, पर हम इकट्ठा ना हो जिससे हमें सारे अधिकार मिलते हैं, तो कमी हमारी है, समस्या हमारी है, समस्या कहीं बाहर नहीं है। अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद भी अधिकार ना बने, तो फिर अगला स्टेप सोचने का है कि अब इकट्ठे हो गए, अब क्या दिक्कत आई। पर ऐसा होगा नहीं। अगर सारे इकट्ठे हो गए तो अधिकार घर आ जाएगा, उसी दिन घर आ जाएगा। ये नियम है। पर ये नियम ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। ये नियम इसलिए ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा क्योंकि बहुमत संविधान देखता है, अल्पमत संविधान देखता है। पर संविधान के तहत में बना हुआ सिस्टम अगर फेल हो गया, संविधान के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम अगर नाकाम हो गया, और संविधान के द्वारा बनाए हुए सिस्टम की जगह कोई असंवैधानिक सिस्टम आ गया, तो फिर कौन सुनेगा? फिर कौन देखेगा? फिर कौन देखेगा कि कितनी बड़ी संख्या है, कितनी नहीं? फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। फिर उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। वो साइलेंट रिवोल्यूशन भी हो सकती है, वो हिंसक भी हो सकती है, अहिंसक भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, वो मीडिया के द्वारा भी हो सकती है, वो अखबार के द्वारा भी हो सकती है। उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम टाइम लगता है, नुकसान बहुत होता है।
उसकी संभावनाएं बड़ी कम रहती हैं, उसमें सरकारें बल प्रयोग करती हैं। वो मौका ना मिले सरकारों को, वो मौका नाम ना मिले किसी को, इसलिए जब तक संविधान है तब तक इस क्षमता का प्रदर्शन करना है कि हम सकारात्मक रूप से एक साथ इकट्ठे होने की क्षमता रखते हैं, हम सकारात्मक रूप से एक साथ इकट्ठे होने का गुण रखते हैं। ये गुण हमारा है क्योंकि ये संघ पहले से चलता रहा है। पर इसमें बाधा है, ये इतना आसान काम नहीं है। बाधा इसके अंदर जो है वो बड़ी कमाल की है। बाधा इसके अंदर ये है कि जो 10 गोल्डन नियम है हमारे, उनका पालन करना बड़ा मुश्किल है। उसमें जो एक नियम है हमारा कि पद पोस्ट मंच माला माइक, ये देखने में और पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शानदार है। कहते हैं जवाब नहीं इसका, यही समस्या है। लोगों को अपने आप को दिखाने के लिए, अपना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए, या अपना बुद्धि का बल दिखाने के लिए, या अपना पावर ऑफ स्पीकिंग दिखाने के लिए उनके अंदर एक लालसा रहती है। उस लालसा के तहत में वो मंच माला माइक के पीछे अंधे होके भागते हैं। इसको छोड़ने में बहुत समस्या आती है उन लोगों के लिए जिनके साथ ये बीमारी जुड़ी हुई है। इस बीमारी के कारण लोग ऊपर से तो कहते रहते हैं जी हाँ जी बहुत अच्छा है, हाँ जी बहुत अच्छा है, हाँ जी बहुत अच्छा है, पर अंदर ही अंदर 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 जुगाड़बाजी करते रहते हैं। भारत जुगाड़ का देश है, जुगाड़बाजी करते रहते हैं। एक यहाँ डॉक्टर थे, नाम था उनका उदयवीर सिंह साहब। के साथ में उन्होंने बहुसंख्यक वगैरह छापा। उनके 3 भाई, एक भाई मेरे साथ नौकरी करता था और एक भाई उनके और, वो यहाँ आए। उन्होंने काम किया, कुछ डॉक्टर जोड़े। कहते तो थे मेरी लिस्ट में 2000 डॉक्टर है, पर कभी 200 भी नहीं आए, 100 भी नहीं आए, 50 भी नहीं आए। बस जो आए उनमें भी आपस में खींचतानी होती रही। वो उनको बोलने का बहुत शौक था। वो 5 मिनट तक अपना नाम पता बताते थे, उसके बाद में फिर वो कुछ बात को शुरू कर देते। पर बोलने के कारण और अपना जूम पर आने के कारण और जूम पर अलग अलग तरह के लोग मिलने के कारण वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहते थे, क्योंकि रिटायर हो गए थे। 65 साल में डॉक्टर रिटायर होते हैं, पर सक्रिय थे। तो यहाँ उनको बोलने की ऐसी आदत पड़ गई, अपना नाम बताने की ऐसी आदत पड़ गई कि वो ये नहीं समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। बातचीत चलती रही। फिर उनको मेन फ्रेम में आने की इच्छा उनकी बढ़ गई। मेन फ्रेम मतलब कि वही वही रहे और कोई ना रहे। अब बड़ी समस्या संग में, तो मेन फ्रेम में कैसे आए, पर कह नहीं पाए कि भाई मैं मेन फ्रेम में आना चाहता हूं और मैं मेन फ्रेम में रहूं। तो उन्होंने एक संगठन बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने जूम से अलग मीटिंग लगानी शुरू की। उन्होंने हाउस से पास करवाई, हम अलग से मीटिंग लगाना चाहते हैं। तो हाउस ने कभी लगा लो, मीटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाउस ने कंडीशन रखी कि एक आदमी जो डॉक्टर नहीं होगा वो आपके साथ बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, आपको कहेगा कुछ नहीं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं होने देंगे हम। डॉक्टर लोग हैं जो गैर डॉक्टर, उसको कैसे बैठाए। ऑब्जर्वेशन के लिए मना कर दिया। उनकी नीयत का पता चल गया। उन्होंने वो अलग मीटिंग लगाई और अलग मीटिंग लगाते लगाते वो अलग हो गए। हमने पूछा, बताने नहीं आए कभी, कैसे बताया आदमी। क्योंकि एक सवाल आज तक भी अटका हुआ है, डॉक्टर साहब आप तो बड़े बुद्धिमान थे, लोगों का इलाज करते थे, समाज का इलाज करने चले, ये कौन सी इच्छा थी आपकी जो आपको लगा कि आपको मेन फ्रेम में रहना है। ये कौन सी इच्छा थी आपको जो आप चाहते थे कि संबोधन आप करें। और ये इच्छा थी तो आपने कभी संघ को बताया क्यों नहीं कि आपकी इच्छा बाकी है। ये जो इच्छा आप लेके 65 साल के हो गए, तो अलग संगठन आपने बना लिया, तो क्या आपको ये पता नहीं था कि ये संघात है। लोग आपके नाम पर थूकेंगे, लोग कहेंगे कि देखो 65 साल की उम्र में भी इच्छा है। लोग आपके बाद में जो भी पीढ़ी होगी वो इस बात से जानी जाएगी कि ये संघ से पास करा के मीटिंग लेके अलग हो गए, डॉक्टरों को 2-4 डॉक्टरों को लेके अलग चले गए। ये पूछेंगे नहीं, क्या संघ में ये हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी कि आपने अलग से काम किया तो आपकी क्या इच्छा थी। क्या संघ के लोग आपसे पूछेंगे नहीं, ऐसी अलग इच्छा कैसे आ गई, क्या जरूरत पड़ी। जब संघ में सब कुछ देने का वादा हुआ था और जब संघ में ये बात हुई थी कि हम समाज के साथ हैं, समाज जैसे कहेगा वैसे कहेगा, तो फिर ये जो राग और द्वेष है 65 साल में आपके नहीं गए, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपके भाषण में वो दम आएगा, वो जानकारी आएगी कि भाई आप समाज को वो मैसेज दे सकते हो कि आपको राग नहीं है, द्वेष नहीं है, आप तो राग से और द्वेष से लिपटे पड़े हो। आपके भाषण में तो आवाज नहीं आएगी। आप तो दो दो जो चेहरे होते हैं, जो जिसको बोलते हैं कुछ, एक बड़ा गंदा सा शब्द है जिसको दोगला शायद ऐसा करके बोलते हैं कि कहते कुछ और कर कुछ और रहे हो। उसका कैसे जवाब दोगे, कैसे लोगों को बताओगे कि जी आपने संघ के साथ घात किया, विश्वासघात किया। आप अपनी राग द्वेष से, अपनी प्रसिद्धि से बड़ा संघ को नहीं समझते थे, संघ को आप छोटा करके समझे, आप खुद ज्यादा बड़े होने वाले थे।
अगर कोई समस्या थी तो आप डिस्कस करते, आप यहाँ बताते कि भाई मैं तो अलग बनाऊंगा, मैं तो अलग जाऊंगा, तो कम से कम आपकी इज्जत तो रहती। लोग चार सवाल पूछते, उनका जवाब दे के जाते। पर क्या जवाब दोगे, क्या बताओगे, क्या कहोगे? आज तक कोई आया नहीं बताने के लिए, सिंगल आदमी नहीं आया बताने के लिए। ये तो एक बात रही, वो तो हिस्ट्री लिखी हुई है उनकी। पर दूसरी कमाल की बात ये रही कि संघ के लोगों ने उनको नकार दिया। क्योंकि अगर कोई समस्या थी आपको तो आपको हाउस में आना चाहिए था। कोई समस्या थी आपको तो हाउस में डिस्कस करते। अगर वो बात सही होती तो हाउस उसको पास करता। आपने लोगों की बेइज्जती की अपने को मेन फ्रेम में रखने के लिए, अपने को चेहरा दिखाने के लिए। क्योंकि मैंने बाद में पूछा, अरे भाई अब उसको कौन चलाता है मीटिंग को? कहना जी वो डॉक्टर साहब चलाते हैं, कंचन जी चलाती हैं। तो भाई कंचन जी, डॉक्टर साहब, अब क्या वो व्यक्तिवाद नहीं है? अब जो आप चला रहे हो वो व्यक्तिवाद नहीं है। आप यहाँ व्यक्तिवाद का आरोप लगाते थे, आप ये कहते थे जी हम नंबर 3 है, नंबर 2 है। तो आपको नंबर बनने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए इच्छा थी तो आप कह के चले जाते। आप लोगों को कह के गए, भड़का के गए, लोगों को ऐसा करके गए जी हमारी चलती नहीं, हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको सुनता नहीं। पर आप संघ में तो ये बात कभी लेके आए नहीं। आप लेके आते, चर्चा कराते, तर्क करते, वितर्क करते, संघ के सामने रखते तो आपकी इज्जत होती। अब तो लोग आपके मुंह पे थूकेंगे, आपके खानदान के मुंह पे थूकेंगे। लोग आपको कहेंगे कि आपने घात किया और आप आज तक सफाई देने नहीं आए, क्योंकि विरोध में गए। ये विरोध बता रहा हूं आप, क्योंकि विरोध में गए। और विरोध अंतर विरोध था, कोई बाहरी संघ से विरोध नहीं था। संघ से विरोध होता तो संघ में आता। अंतर इच्छा थी, अंतर मन थी, और लोगों को भड़का दिया और चले गए। पर लोग समझ गए, सारे लोग समझ गए। कोई नाम लेवा भी नहीं है हमारे अलावा। हम तो नाम लेते हैं क्योंकि हमको उदाहरण सेट करने होते हैं, हमको एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। हमको ये बताना होता है कि ये आदमी है जो संघ से घात करके गया, इसको और इसकी औलाद को अच्छी तरह से देख लेना। ये आदमी है जो संघ में लोगों को भड़का के गया। ये वो आदमी है जो कभी संघ में आके अपनी बात नहीं बोली। ये वो आदमी है जो कभी तर्क वितर्क को नहीं आया और इसने सीधे 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 संघ के नाम पे मीटिंग करके अलग गया। ऐसे जो लोग हैं उनको पहले देखना चाहिए। और तो कोई हमारा दुश्मन है नहीं, क्योंकि हम वरुण को दुश्मन मानते नहीं, उसका तो हम इग्नोरेंस करते हैं। पर संघ के अंदर जो ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा जागृत हो जाती हैं और भोले भाले लोगों को विरोध में काम में लगा लगा देते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। और किसी का भी काम आज तक बना नहीं। जो भी विरोध में लोग गए उनका किसी का बना नहीं। थोड़ी बहुत देख ली हमें परेशानी हो जाती है। कारण क्या है कि सवालों के जवाब हम तो दे देते हैं, और वो क्या सवालों के जवाब जवाब देंगे? तो कई बार हमसे पूछते हैं जी ऐसी क्या बात हुई। अरे भाई क्या बताएं, कोई व्यक्ति संघ में आता तो पूछता भी। अब आदमी की इच्छा जागृत हो जाए, आदमी को मैन फ्रेम में आना शुरू हो जाए, आदमी को नेता बनने की लग जाए, आदमी चाहे कि मैं प्रवचन दूंगा, मैं ही दूं और कोई ना दूं, और संघ को बताए भी ना, अपनी इच्छा है तो संघ को बताए, तो बात अच्छी तरह से समझ समझ में आती है, तो बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। इसलिए विरोध में किए हुए काम हमेशा नकारात्मक जो होते हैं वो हमेशा फेल होते हैं। आप अपने घर में विरोध में कोई काम करके देख देख लीजिए, वो आपको परेशानी ही पैदा करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति विरोध की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो ठीक ऐसे होती है जैसे आसमान में एक तारा होता है जो चांद के आसपास होता है और वो अचानक से टिमटिमाता हुआ गिरता है और खत्म। बस इतना ही विरोध में एनर्जी होती है, और वो तारा कभी दोबारा जलता नहीं। विरोध की आग जब ठंडी होती है फिर उसमें राख के अलावा कुछ नहीं होता। पर जो सहयोग का और जो साथ का और जो अच्छे काम का, जो पॉजिटिव जो काम होता है, वो मद्दा हो सकता है, वो तेज हो सकता है, पर वो हमेशा रहता है और लंबे समय तक चलता है। संघ ने कभी भी किसी भी विरोध के काम को नहीं सिखाया, ना ही विरोध के काम को कभी यहाँ अलाउ किया। पर विरोध होता है और विरोध ना हो उसके लिए संघ ने अपना रास्ता खुला हुआ है। आपको तर्क करना पड़ेगा, आपको वितर्क करना पड़ेगा, आपको कुतर्क कर सकते हो, आपको सवाल जवाब करने पड़ेंगे, आपको संघ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। संघ सर्वोपरि है, आपको संघ में आना पड़ेगा और संघ में आके आपको जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप संघ को मान्यता नहीं दोगे, अगर आप संघ से सवाल जवाब करने के लिए नहीं आओगे, तो संघ आपको देखेगा भी नहीं। आप कहां से आए, कहां चले गए, कोई पूछेगा भी नहीं। ये पुराने समय की बात रही है। देवदत्त ने जब संघ के टुकड़े करने की कोशिश की तो पहले उसने सवाल पूछे, उसने लोगों को भड़काया। अरे तुम्हारे लिए सुविधाएं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए कुटी होनी चाहिए, पेड़ के नीचे सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। 7-8 तरह के सवाल लेके आया, और 7-8 तरह के सवाल ऐसे लेके आया कि जो भिक्खु थे नए नए, उनके मन को हिलाए। सुविधाएं जब मिलती हैं तो मन हिलता है। कौन जाए मुसीबत में, कौन करे, तब तब करेंगे तो कुछ मिलेगा, ये तो बुद्धि जानते थे। पर आराम आराम करें और उसके बाद भी काम चलता रहे, ये हर आदमी की इच्छा रहती है जो खासतौर से नए होते हैं। तो उसने माहौल बनाया, उसने सवाल दागे। बुद्ध ने संघ के समक्ष उन सवालों को रख के और संघ के साथ तर्क वितर्क करके उन सवालों को खारिज कर दिया। ये नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि तपस्या में, साधना में विघ्न पैदा होगा और ये लोग कभी जिंदगी में अर्हत नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो जो सुविधाएं, जो तर्क, जो सवाल उसने किए थे वो देवदत्त के सारे सारे नकार दिए गए। देवदत्त को बड़ा बुरा लगा।
हमारे भाई ने हमारे सवाल नकार दिए, होगा बुद्ध अपने घर का होगा, पर हमारी तो बेइज्जती हो गई। हमारे सवाल रखे और सवाल सारे सारे नकार दिए, और संघ ने भी मान लिए। उसने दूसरी चाल चली, और दूसरी चाल चलने में वो अपने रिद्धि बल से बहकाकर लालच देके उन कुछ लड़कों को ले गया जो नए आए थे, नए वालों को, पुरानों को नहीं, नए वालों को। और ले ले गया और जाके वहां सिखाता, क्या सिखाता? जितना बुद्ध से सीख के आया उतना ही सिखा पाया बेचारा, उससे ज्यादा कुछ जानता ही नहीं था। उससे आगे का रास्ता ही नहीं पता, क्या 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 रास्ता क्या नहीं है। क्योंकि संघ का रास्ता तो वो बता सकता है जिसने संघ देखा हो, जिसने संघ जाना हो, जिसने पूरा पूरा व्यवस्था साधना की हो। अब देवदत्त तो खुद सीखने वाला था, तो सीखने वाला सिखाता क्या? बेचारा वहीं का वहीं रह गया। और उसके बाद जब वो लड़के वापस आए तो संघात से वो मर गया, हृदय घात से मर गया। पर लोगों ने पूछा नहीं, उसका हिस्ट्री में नाम तो है कि इसने घात किया था, पर इससे आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं होता इससे आगे। पर थोड़ी परेशानी हुई बुद्ध को, क्योंकि एक तो कहानी में लिख गया कि एक भाई था जो इस तरह से उसने किया, दूसरा लोगों को यह पता चल गया कि संघों के अंदर देवदत्त होते हैं। अच्छा भी हुआ, उसकी जानकारी भी मिली। तो यहां जैसे जैसे संघ आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों की मन की इच्छाएं जागती हैं। क्यों जागती हैं? क्या कारण है? कारण यह है कि हम बहुत दिनों बाद उस मुकाम को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा अल्टीमेट मुकाम है, जो हमारा अल्टीमेट रास्ता है। अपने दुखों से मुक्ति का रास्ता, अपने विकास का रास्ता, अपने सुख के प्राप्त करने का रास्ता। ये तीनों जो चीजें हैं, ये हम इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका हमें रास्ता मिल गया है। जब हम इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चलेंगे आगे, तो ये रास्ता और ज्यादा बड़ा और ज्यादा मजबूत, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये रास्ता पास आता चला जाएगा। और ये होगा, ये यकीन है। ये होगा इसलिए क्योंकि ये पहले भी हुआ है। जो संघ है इकट्ठे होने में उसको शक्ति होती है। तो इस रास्ते में बाधाएं आएंगी। बाधाएं कभी बाहर से नहीं आएंगी। कोई ये कहता हो कि जी कोई मनुवादी ऐसा कहेगा, कोई बमण ऐसा करेगा, या कहीं से कोई चाल चली जाएंगी, कोई चाल नहीं चली जाएगी। कहीं से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बल बहुत ज्यादा है। जनसंख्या बल इतना बड़ा है कि बाधा आने का संभावना जीरो है। अगर माइनॉरिटी होती, अगर अल्पसंख्यक होती, अगर संख्या कम होती तो बहुत बाधाएं आती। पर संख्या बल इतना ज्यादा है कि जब ये इकट्ठे होंगे तो बाधाएं खुद ब खुद भाग जाएंगी। ये काम होगा। जब ये काम होगा तो इस काम को अपने नाम लिखाने का दिमाग में फितूर आ सकता है। क्योंकि जो पद, पोस्ट, मंच, माला वाला है वो कहा ही तो है, कोई जरूरी थोड़ी है कि निकल गया हो दिमाग से। तो बहुत बिरले लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये दिमाग में नहीं आएगा। तो जब ये आएगा तो आदमी अपना बैनर उस रास्ते में लगाने के लिए लालायित होता है। उसको रात को सपने में आता है मेरे नाम का बैनर, मेरा पोस्टर यहाँ लग जाए, लोगों को पता चले कि मैं भी हूं, लोगों को पता चले कि ये मेरा नाम है, लोगों को पता चले कि ये मेरा पोस्टर है, लोगों को ये पता चले कि मैंने भी कुछ किया था। ये जो अस्तित्व की बताने की जो इच्छा है, जिसको कहते हैं मैं, यानी मैं हूं, आप लोग इसको जानो, यानी मैं हूं तो मेरा चेहरा आप पहचानो, क्योंकि मैं हूं तो मैंने कुछ कहा है तो आप इसको जानो, क्योंकि मैं हूं तो आप देखो कि मैंने कुछ किया है। ये जो इच्छा है व्यक्ति की, ये बहुत गहरी इच्छा है। ये सबसे ज्यादा गहरी इच्छा है। इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ेगा और एक ताकत बनती जाएगी, वैसे वैसे इच्छाएं निकलेंगी। तो लोग अपना बैनर, अपना पोस्टर, अपना ये अपना वो, ये सब जड़ेंगे। वहां से हमें बाधा आती है, क्योंकि जब संघ इन चीजों को नकारेगा, जब ये कहेगा कि नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मैं नहीं, कोई यहाँ पर कुछ जो अहम वाला है कुछ नहीं होगा, तो वो लोग नए तरह तरह के प्रपंच करेंगे। क्या प्रपंच करेंगे? जिनको लेके आए हैं उनको ले जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, विरोध करेंगे। नंबर तीन, बेकार की बात करेंगे। नंबर चार, इल्जाम लगाएंगे। नंबर पांच, कोई गुट बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर छह, कुछ लालच देंगे। नंबर सात, कोई मीठा मीठा बोल के पीछे से कड़वा कड़वा बोलेंगे। बहुत सारे तरीके अपनाएंगे। बस मैं दिखाई दूं, मैं दिखाई दूं। ये बाधा सबसे बड़ी आई। पुराने संघ में और धम्मिक संघ के अंदर इन बाधाओं को पार किया गया। इसलिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति कोई चालक नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति सेना नायक नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति संघ नायक नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति प्रमुख नहीं है। और जो बाद में थे उनको भी कहीं कोई दूर दूर तक प्रमुख दिखाई नहीं देता। तो अब कैसे हो जाएगा? अब कैसे बात बन जाएगी? पर किसी की भी इच्छा कभी भी जाग जाग सकती है। जब उसकी इच्छा खुद जागती है तो वो ये नहीं कहता कि मेरी इच्छा जाग गई है। वो कहता है ये जो आदमी बोल रहा है, ये जो आदमी बता रहा है, भाई इसकी इच्छा सबसे ज्यादा जागी है। ये व्यक्तिवाद है, ये व्यक्ति है जो आगे बढ़ रहा है, ये व्यक्ति है जो इसको खत्म करना चाहिए। ऐसा कहकर लोगों का ध्यान चारों तरफ आकर्षित करता है।
और उसके बाद फिर खुद उस सीट पर बैठकर कहता है कि अब ठीक है, अब कोई व्यक्ति नहीं है, अब मैं आ गया हूं, अब सब ठीक है। ऐसा ही डॉक्टर यूवी सिंह ने किया। वो यहाँ विरोध करते रहे 3-4 लोग, और जब उन्होंने अलग संगठन बना के अलग काम करना शुरू किया तो उसमें वो प्रमुख हो गए, उसमें वो सर्वे सर्वा हो गए, उसमें वो माइक पकड़ने लगे, उसमें वो बोलने लगे, उसमें वो प्रोडक्शन देने लगे। इच्छा वो थी, पर बताया और कि बार 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 चलेगा जब तक हमारा स्ट्रांग नियम और इसके ऊपर स्ट्रांग तरह से चलने का आधार नहीं बनेगा, यानी कि सजा का प्रावधान नहीं बनेगा। और सजा के प्रावधान में जिन जिन लोगों को हम सजा देते हैं, ऐसे लोग उस सजा याफ्ता व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब संघ से घात किया है या संघ में उसको सजा होनी है या संघ में उसको कोई अपराध किया है तो उसकी सुनवाई होनी है, वो तो एक तरफ है। पर ऐसे व्यक्ति जिनकी खुद की इच्छाएं, वो कहते हैं अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं, बहुमत निगेटिव लोगों का ताकि इकट्ठा हो जाए, तो निगेटिविटी इकट्ठा करते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके। पर संघों में चलता नहीं। संघों में एक ही धारा चलती है और वो चलती है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप सही मायने में काम करने वाले हैं, तो आप यहाँ हेल्दी खुशी खुशी रहेंगे, बड़े मजे से रहेंगे। पर अगर आप निगेटिविटी का साथ देते हैं, निगेटिव हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, आंखें कुछ और कह रही है, चेहरा कुछ और कह रहा है, इच्छा है कि अभी मेरा भी कहीं फोटो छपे, इच्छा है कि मेरा भी नाम कहीं आए, इच्छा है कि लोग मुझे भी जाने, इच्छा है कि मुझसे भी ये कहें कि तेरा भी कुछ है, फिर कुछ नहीं हो सकता। मिलेगा तो कुछ नहीं, फिर बदनामी जरूर हो जाएगी। बदनामी में नाम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये पहले भी हमने देखा, पुराने संघों में भी देखा, और अभी भी देख रहे हैं और बाद में देखेंगे। इसलिए अगर कहीं कोई ऐसी बात हो जैसे डॉक्टर यूवी सिंह की है, तो कोशिश करें कि संघ में तुरंत बताई जाए। कोशिश करें कि ऐसे व्यक्तियों को कॉलर पकड़ के खींच के लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि कौन सी इच्छा जागृत हुई जो संघ में पूरी नहीं हुई, और कौन सी इच्छा लेके आए थे जो छिपके आपने यहाँ इच्छा पूरी करने की कोशिश की, और कौन सा दुष्प्रचार कर रहे हो उसको यहाँ संघ में लाना चाहिए, और कौन सी ऐसी बात थी जो संघ से छुपानी चाहिए और क्यों छुपाई। ये सारे के सारे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इससे संघ फिल्टर होता है। इससे क्या होता है कि समस्या बड़ी नहीं होती और उसका समाधान होता चला जाता है। पुराने संघों की रिवायत थी कि संघ के अंदर हर 15वें दिन एक उप औसत होता था। उप औसत, उपोसथ में वो अपने सारे नियमों को एक बार पढ़ते थे। उसके बाद में वहां जितने भी लोग होते थे, उन सब लोगों से पूछा जाता था कि आपने अगर किसी नियम का वायलेशन किया हो तो आप बताओ। वो नियम का वायलेशन अगर होता था तो वो बताते थे, उस नियम की एक सजा होती थी, उस सजा को पूरा करते थे, उसके बाद शुद्ध मन से वो आ जाते थे। ये किसी भी संघ का सबसे प्राइम काम है कि संघ में अगर किसी के मन के अंदर कोई दिक्कत पैदा हो गई है तो उपोषित करके उसको दूर करना चाहिए। अगर दूर नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति तो खुद खत्म होगा ही होगा, संघ को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है। क्योंकि जब व्यक्ति जाता है और बताता नहीं है तो संघ को भी थोड़ा सा नुकसान होता है, खासतौर से जब जब वो ऐसे लोगों को साथ लेके आता है जो संघ से ना जुड़ के उससे जुड़े होते हैं। तो ऐसे जितने भी झूठे लोग हैं जो व्यक्ति से जुड़े होते हैं और कहते ये हैं कि जी हम तो संघ से जुड़े हुए हैं, कहते ये हैं कि संघ सर्वोपरि है, पर व्यक्ति कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, व्यक्ति कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, व्यक्ति कहता है भाग जाओ तो भाग जाते हैं, व्यक्ति कहते हैं मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं आ जाओ तो आ जाते हैं। वो व्यक्ति संघी नहीं है। वो बेशक संगनुमामी करता हो, बेशक ये कहता हो कि जी संघ सर्वोपरि है, और संघ पर वो जाना कुछ नहीं, माना कुछ नहीं, क्योंकि वो व्यक्तिवादी है। वो व्यक्ति के टेलीफोन से आता है, व्यक्ति के टेलीफोन से जाता है। व्यक्ति जब कहता है खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, व्यक्ति जब कहता है बोलो तो बोलता है, जब व्यक्ति कहता है कि सुनो तो सुनता है, और जब व्यक्ति कहता है कि भाई वह ठीक नहीं है सब हट जाओ तो वो तर्क वितर्क नहीं करता। वो व्यक्ति जैसे कहता है वैसा मान लेता है। ऐसा कई लोग हैं जो लोगों को साथ लेके आते हैं, फिर यहाँ मनमानी करने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं होती है तो वो चले जाते हैं। ये संघ को फिल्टर करने का तरीका है। पर संघ बेसिकली कर क्या रहा है, संघ है किसके लिए, संघ काम क्या करता है। संघ की अब तक की जितनी भी प्रणाली हमारी आई है, क्योंकि हम एक साथ नहीं बताते, एक साथ इसलिए नहीं बताते, पिछली बार हमने मीटिंग करना सिखाया। मीटिंग कैसे होती है, संघ अपना खर्चा देगा, संघ ही अपना खर्चा देगा, मीटिंग लगाएंगे। मीटिंग के कुछ तरीके बताए, वो सक्सेसफुल रहे सारे के सारे, क्योंकि संघों के तरीके हैं, और मीटिंग बड़ी कामयाब रही, किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ा। तो कुछ लोगों ने सोचा कि यही संघ है और बोले जी बस हमारा काम हो गया, अब यही संघ है, अब हम खुद चलाएंगे। वो अपनी मीटिंग लेकर चले गए, खत्म हो गए। उसके बाद हमने कुछ आगे सिखाया, आगे सिखाने के बाद बोले यही संघ है बस, अब इसके आगे कोई संघ नहीं है। तो वो भी कुछ लेके चले गए, बोले अब हम अपनी नेतागिरी खुद करेंगे, वो चले गए, खत्म हो गए। तो यहाँ एक साथ इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर एक साथ बता देंगे तो सारे लोग कहेंगे बस संघ ये है, अब हम अपना अपना दुकान खोलेंगे, बात खत्म, संघ की दुकान नहीं खोलने देंगे। इसलिए जितने भी लोग बीच बीच में अपनी इच्छा लेके आते हैं, जहां से वो जाते हैं उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते, और वो बढ़ भी नहीं पाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। क्योंकि संघ किस स्टेप से शुरू होता है और कहां तक जाता है, इसकी बात इतनी सी आप समझ सकते हैं कि एक आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग वो होता है जो समुद्र में, हिमखंड बोलते हैं जिसको, जो समुद्र में तैरती हुई बहुत विशाल बर्फ होती है, जिससे हमारा ये टाइटैनिक जो जहाज था ये टकरा के डूब के मर गया। कारण जो आइसबर्ग होता है उसका 1/9वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा, यानी 10% हिस्सा सिर्फ पानी के ऊपर दिखाई देता है।
पर आइसबर्ग का 90% हिस्सा, 9/10 हिस्सा पानी के नीचे तैरता है। संघ ऊपर सिर्फ 10% दिखाई देते हैं। जो संघ के नियम हैं वो 10% सिर्फ दिखाई देते हैं, पर 90% जो उसके नियम हैं वो बहुत गहरे होते हैं। वो उन्हीं लोगों को बताए जाते हैं जो उसको संभाल सकें, जो उसको अच्छी तरह से समझ सके। संघ संगठन की तरह नहीं होता है कि पर्चा छाप दिया, सारे नियम बता दिए और काम खत्म हो गया। फिर तो उसकी स्ट्रेटेजी बाहर निकल जाएगी, फिर तो उसका सिस्टम बाहर निकल जाएगा। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति भरोसे में आता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति पकता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति संघ का भरोसा जीतता जाता है, जैसे जैसे कमिटमेंट करता है और उस पर खरा उतरता जाता है, जैसे जैसे उसका व्यवहार और कार्य ये बताता है कि ये गहरा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वैसे वैसे संघ के बाकी स्ट्रक्चर का उसको पता चलता रहता है। ये कोई छापने की चीज नहीं है, ये कोई बताने की चीज नहीं है, ये लागू करने की और इसको अपने अंदर संभालने की चीज है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए सुख, विकास और सुरक्षा देगा। अगर इसको ऐसे ढोल की तरह बजाना शुरू कर दिया कि ये संघ है और ये संघ के नियम है और ये ऐसा हो गया, तो कैसे चलाओगे? कोई भी काउंटर कर देगा। इतने सारे संगठन हैं, वो सब ढोल पीटते पीटते रहते हैं, उनके कैडर भी जूम पर चलते हैं, मोबाइल पे चलते हैं, उनकी वीडियो आती हैं, वो सब काउंटर हो जाती हैं। आप कैसे जीतोगे? आप कोई प्लान बनाओगे, कोई स्कीम बनाओगे, सामने वाला उसका, जिसके विरोध में बनाओगे सामने वाला उसका काउंटर ले आएगा, काम खत्म हो गया। इसलिए दुनिया के जितने भी संघ हैं, उनका किसी का भी कैडर या उनकी किसी की भी कोई किताब या कोई भी सारी चीज कभी आपको रणनीतिक के हिसाब से ओपन नहीं मिलेगी, छपी हुई नहीं मिलेगी। और अगर छपी हुई मिलती है, ये ओपन मिलती है, ये ओपन चर्चा होती है, फिर वो संघ नहीं है, फिर वो संगठन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, पर संघ नहीं। संघों की गहरी जो नीतियां होती हैं वो मौखिक चलती हैं, वो लिखित में नहीं चलती। और वही लोग चलाते हैं जो संघ के विश्वास को जीतते जाते हैं। जितना विश्वास जीतेंगे उतनी उनको गहरी जानकारी होती जाएगी, और जितने उथले होंगे उतनी ही उतली जानकारी होती जाएगी। ये पोर्टल हमारा संघ को समझाने के लिए, संघ को बताने के लिए, संघ के नियम को, जो ऊपर के 1/10 हिस्से के नियम है उनको बताने के लिए है। और 9/10 हिस्सा है वो संघ में किसी भी हालत में लिखा हुआ नहीं होता, ना ही वो बताया जाता। वो प्रैक्टिकल होता है। जो गहरा होगा वहां तक पहुंचेगा, जो गहरा नहीं होगा वहां तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि बच्चों के सुख को प्राप्त करना है, क्योंकि बच्चों के विकास को प्राप्त करना है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। और सुरक्षा की या विकास की कोई पॉलिसी कभी ओपन नहीं होती, दुनिया में कोई ओपन नहीं करता उसको। और जो ओपन करेगा फिर उसका कुछ हो नहीं सकता। इसलिए अभिधम्म पीटक जैसे ही जो मानसिक विकारों की बीमारी करने का जो सिस्टम बुद्ध ने बताया, ओपन नहीं बताया। कई बार कहा कि हमको अभिधम बताओ कि कैसे मन मस्तिष्क काम करता है, तो उन्होंने कहा था नहीं, इसको सीखना इतना आसान नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको पहले सीखने लायक ट्रेंड होना पड़ेगा, फिर उसके बाद। इसलिए अभिधम की जो जानकारी है बहुत कम लोगों तक है। आज भी जो अभिधम की जानकारी है वो समझ में नहीं आती अच्छे अच्छे को, क्योंकि अभिधम जो प्रैक्टिकल की चीज है उसको किताबों में लिख जरूर जरूर दिया है, पर आता नहीं है। तो संघ को समझने के लिए संघ में कितना डेडिकेशन आप दे सकते हैं, संघ का कितना विश्वास आप प्राप्त कर सकते हैं, और संघ से आप जीवन पर्यंत कोई घात नहीं करने का अच्छी तरह से कमिटमेंट कर सकते हैं, तो संघ आपको समझ में आता है। अदरवाइज तो नेतागिरी तो सबको समझ में आती आती है। यहाँ जितना भी हम काम कर रहे हैं और जो बात हम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, 5 साल से, वो एक एक चीज बहुत अच्छी संघ की तरह हो रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चीजें अच्छी और फिल्टर होती जा रही है। अच्छी और फिल्टर का मतलब है कि अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और जो खराब खराब चीजें हैं वो फिल्टर होती जाती हैं। ये फिल्ट्रेशन हर स्टेप पे हर जगह होगा। कुछ ना कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो संघ के साथ घात करेंगे, विश्वासघात करेंगे, और वो संघ में कभी जवाब देने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने घात किया है, वो जानते हैं कि उन्होंने विश्वासघात किया है। और संघ इस बार सब कुछ देख रहा है, इसलिए वो लिख भी देता है कि ये व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है पर नाम लिख देते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया। हमारा काम है जुड़ने जोड़ने का, और जुड़ने जोड़ने का काम स्पीड से करने के लिए यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो तेजी से चल रहा है। उस स्ट्रक्चर में आप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे काम होता जाएगा, जो जो उसमें पकते जाएंगे वैसे वैसे काम को चलता जाएगा। आज जो मैंने यहाँ विरोध के ऊपर बात बताई है उसका एक खास कारण है। खास कारण इसलिए है कि कहीं से मेरे पास में कोई ऐसी हवा आई है जिससे पता चल रहा है कि फिर संघ में किसी ने घात किया है, फिर संघ में किसी ने विश्वासघात किया है। तो हो सकता है कि वो ठीक भी हो और हो सकता है कि वो खराब भी हो। वो तो जैसे जैसे संघ के सामने बात आएगी, संघ के सामने आएगी, संघी जो लोग होंगे वो उस पर सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। पर जो खबर आई है उसके हिसाब से मैंने आज यहाँ आपको एक कंसेप्ट बताया। उस कंसेप्ट में स्पष्ट है कि जो संघात करेगा उसकी पीढ़ियों का नाम भी लिखा जाएगा कि उसने संघ के साथ घात किया। मेरी बात में अगर किसी को कोई खराबी लगी हो, कोई परेशानी लगी हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन।